नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के सांसद अयाज सादिक का एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है। अयाज सादिक के मुताबिक पिछले साल भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के पीछे पाकिस्तान का डर था, क्योंकि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भारत से बुरी तरह से डर गए थे। अयाज सादिक के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री और जनरल बाजवा की मौजूदगी में बैठक में कहा गया था कि विंग कमांडर अभिनंदन को वापस जाने दें, वरना भारत रात 9 बजे पाकिस्तान पर हमला कर देगा। अयाज सादिक ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि उस वक्त एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने जाने से इनकार कर दिया और बैठक में पहुंचे विदेश मंत्री और जनरल बाजवा ने यह डर जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और जनरल बाजवा भारत से इतना डर गए थे कि उनके पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। जिसके बाद पाकिस्तान ने 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को भारत भेज दिया था। अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूँकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। अभिनंदन की रिहाई पर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सेना और सरकार पर हमेशा आरोप लगाने वाले और सवाल खड़े करने वाले राहुल गांधी अब पाकिस्तान की ही सुन ले। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर सशस्त्र बलों को कमजोर करने की मुहिम में लगे रहने का आरोप लगाया। नड्डा ने यह भी कहा कि लोगों ने कांग्रेस को सबक सिखाया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पाकिस्तानी सांसद के कबूलनामे के बहाने राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए बाकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि कांग्रेस के शहजादे को भारत की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है, चाहे वो सेना हो, सरकार हो या हमारे लोग हो, तो वे अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान की ही सुन ले। उम्मीद है कि अब तो उनकी आंखें खुलेंगी। कांग्रेस अपने ही सशस्त्र बलों को कमजोर करने की मुहिम में लगी रही, कभी उनका मजाक उड़ाती रही तो कभी वीरता पर संदेह करती रही, हर प्रकार की चालबाजी की ताकि सेना को अत्याधुनिक रफाल ना मिल सके। लेकिन देशवासियों ने ऐसी राजनीति को नकार कर कांग्रेस को कड़ा सबक सिखाया है। पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद सियासत भी देखिए गर्मा गई। पाकिस्तान के बहाने जेपी नड्डा के राहुल गांधी पर किए गए हमले के जवाब में कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, पीएम मोदी की पाकिस्तान यात्रा पर सवाल उठाए। रणदीप जी, जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने ट्वीट किया कि राहुल गांधी किसी चीज पर भरोसा नहीं करते, देश की सेना पर नहीं करते, उन्होंने राफेल आने देने नहीं आने देने की कोशिश की। सबसे जो भरोसेमंद देश उनका है पाकिस्तान, हमारी बात तो नहीं सुनते, कम से कम पाकिस्तान की बात ही सुन लेते। नड्डा साहब को हार सामने देख बिहार की इस प्रकार की उलझलूल बातें करने का शौक चढ़ गया है। आदरणीय नड्डा साहब कम से कम अमित शाह जी से ही बात कर लेते। पिछले चुनाव में वो ये कहकर गए थे कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। तो क्या नड्डा साहब ने और अमित शाह जी ने पाकिस्तान में पटाखे चलवाए नीतीश कुमार जी को बनाकर? और नड्डा साहब ये भी याद रखिए कि बगैर बुलाए मेहमान के तौर पर दावत खाने और जन्मदिन मनाने पाकिस्तान मनमोहन सिंह जी नहीं गए, 10 साल नरेंद्र मोदी जी गए थे और उसका रिटर्न गिफ्ट हमें मिला था पठानकोट का उग्रवादी हमला। और ये भी याद करिए, पठानकोट एयरबेस की जांच के लिए आईएसआई जो उग्रवादियों की पोषक है और हिंदुस्तान में उग्रवादी भेजती है, उसे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान से बुलाकर लाए थे। और ये भी याद रखिए कि मौलाना मसूद अजहर नाम के उग्रवादी को, जो हजारों हिंदुस्तानियों का जिसने कत्ल किया और जो 26/11 का दोषी है, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान छोड़कर आए थे। और ये भी याद रखिए कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख पाकिस्तान की आईएसआई के लिए हमारी सेना की मुखबरी करते पकड़े पाए गए थे। और ये भी याद रखिए कि कुख्यात उग्रवादी
दाऊद इब्राहिम की बीवी को पाकिस्तान से मुंबई और मुंबई से पाकिस्तान की इजाजत भी आप लोग ही दिए थे। इसलिए उल जलूल बात करने से पहले पाकिस्तान प्रस्त भाजपा की वास्तविकता जान लें। हमारे साथ इस बीच संदीप बोल हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। शेष नारायण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले शेष नारायण जी का जल्दी से रुख कर लेती हूँ। शेष नारायण जी, देखिए सियासत शुरू हो गई। जहां जेपी नड्डा ने वार किया राहुल गांधी पर, तो यहाँ आए रणदीप सुरजेवाला, वो बोल रहे हैं भाई अब इन लोगों की सियासत तो ये अपनी सियासत, ये पहले सियासत जाने, बात है सियासत के अहले सियासत जाने, अपना तो पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मैं जनरल बाजवा पे फोकस रखना चाहता हूं और ये बता दूं कि बेचारे के पांव क्यों कांप रहे थे। वो इसलिए कि जब भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान की लड़ाई हुई है तो सबसे ज्यादा फौजी अफसरों की भी धुनाई हुई है। खेमकरन में एक इनके मेजर जनरल नासिर खान थे, नसीर अहमद खान, और वो बेचारे रेकी करने आए थे और हिंदुस्तान के दो फौजियों ने, शमीम और शफीक ने, उनको गिरा के जीप से उतार के मार दिया था। तो ये तो इनका आलम है। और आपको पता है कि तरन तारण जिले में खेमकरन के पास एक शहर है हमारा भारत में, पैटर्न नगर। इनकी सबसे मजबूत टैंक होता था पैटर्न टैंक, अमेरिका से इनको इनाम में मिला था, और उसके करीब 97 टैंक्स वहां रखे हुए हैं मार मार के। और उसी लड़ाई में इनके जो बाद में चीफ हुए परवेज मुशर्रफ सेकंड लेफ्टिनेंट रूप में शामिल हुए थे, और वो बेचारे जान बचा के भागे। वहीं पे इनके ब्रिगेडियर यार शमीम को मार दिया था लड़कों ने बिना लड़ाई के, ये ध्यान रखिएगा। और गन्ने के खेतों में घेर घेर के इनकी फौजों को मारा था। तो बाबू ये वहीं पे हमारे वीर अब्दुल हमीद, उसी में रिकॉइललेस गन से इनके 5 टैंक उसने मारे थे। तो इसलिए जो कांप रहे थे बेचारे, पसीने में तरबतर थे, उनको पता था कि अगर कहीं लड़ाई हिंदुस्तान से हो गई तो यही हाल उनके फौजियों की भी होगी। तो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो फौज जो संघर्ष, ऑपरेशन जिब्राल्टर, जनरल अयूब ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया था कि साहब हम यहाँ पे अपने लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, फौज के लोगों को अंदर घुसा देंगे और कश्मीर में घुसा देंगे और इनके एयर बेसेज में घुसा देंगे। अम्बाला में पकड़े गए थे इनके लोग। तो वो जो लड़ाई है वो हर पाकिस्तानी फौजी को, और परवेज मुशर्रफ बेचारे, खेमकरन शब्द उनके सामने उच्चारण कर दो उनकी रूह कांपने लगती, डर के मारे। क्योंकि जिस पैदल भागे थे जब वो सेकंड लेफ्टिनेंट थे उस वक्त, तब सबसे छोटा रैंक सेकंड लेफ्टिनेंट होता था। तो ये सारी चीजें, जनरल बाजवा का जो पसीना है, जनरल बाजवा जो थर थर कांप रहे थे, उसका कारण ये है। और जो उनका जो एमपी है पहले, अच्छा वो स्पीकर रह चुके हैं, और वो जितना रामविलास पासवान हमारे यहाँ जितने इंपॉर्टेंट लीडर हैं, उतने बड़े लीडर हैं, वो हर पार्टी में रह चुके हैं। तो इसलिए इसको हल्के न लिया जाए, ये एकदम सच्चाई है, और वो सच्चाई निकल गई और रिकॉर्ड हो गई, हमारे पास आ गई। वरना पाकिस्तानी फौज में हिंदुस्तानी फौज के नाम पर लोग कांप जाते हैं, आप समझ गए। और एक बात बताएं, ये खेमकरन में घुस आए थे और आसपास गन्ने के खेत थे, मेजर जनरल हरबख्श सिंह थे हमारे, उन्होंने गन्ने के खेतों में सिंचाई करवा दी रात में, और फिर चारों तरफ से जी मैं आ रही हूँ, जल्दी से संदीप का भी रुख कर लेती हूँ। संदीप, देखिए कांग्रेस ने पीएम की पाकिस्तान यात्रा पर देखिए सवाल उठा दिए पलटवार में। बिल्कुल, देखिए ये तो होना ही था, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस और बाकी अन्य दल जो है ये सवाल उठाते रहे हैं एयर स्ट्राइक को लेकर। लेकिन अब जिस तरीके से सच का खुलासा हुआ है, वहीं पाकिस्तान के संसद में उन्हीं के सांसदों की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की बयानबाजी होना लाजमी था, और ये अभी शुरू हुआ है। अर्पिता, ये अब आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा। सरकार की तरफ से पहले स्पष्ट कर दिया गया था, पार्टी जो है अब इसी बयान को, इसी मुद्दे को लेकर जो है, अब बिहार में चूँकि चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में बहुत ऐसे जो रैलीज़ होंगी उसमें इसका भी जिक्र आपको सुनाई ज़रूर देगा, और इसका जवाब जो है वो कांग्रेस की तरफ से इसी तरीके से दिया जाएगा जैसे अभी एक बयान दिया गया था। लेकिन अगर मैं बताऊं अर्पिता, जो उस वक्त ये हालात बने थे, जिस तरीके से, क्योंकि एयरफोर्स का इस्तेमाल जो है वो तभी होता है, और एयरफोर्स के इस्तेमाल का मतलब ही कहा जाता है कि ये एस्केलेशन है। तो ऐसे में पाकिस्तान को इस बात की
उम्मीद तक नहीं थी, क्योंकि वो लंबे समय से आतंकवादी हमले करता रहा है, लेकिन भारत ने इस तरीके का इस्तेमाल कभी भी एयरफोर्स का नहीं किया। जब एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ उसके बाद जो है उसको लगा कि ये दिक्कत हो सकती है, और जो उस वक्त मीटिंग में जो जिस तरीके की सूरत हाल थे, अब जो है बयानबाजियों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको रोक रही हूँ जरा। पाकिस्तान के कबूलनामे को बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों के लिए करारा जवाब बताया। जफर इस्लाम ने कहा कि राहुल गांधी सेना का मनोबल कम करने का काम करते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के सांसद ने ही उन्हें जवाब दे दिया है। देखिए, आज दूध का दूध पानी का पानी किसी और ने नहीं, पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किया है। जो देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी जी को करना चाहिए था, वो एक पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन ने सही बताकर किया है। बड़ा अफसोस की बात है कि बार बार इनकी टिप्पणियां जो है पाकिस्तान यूज़ करता है अलग अलग प्लेटफॉर्म में, और इन्होंने पूरी कोशिश की किसी न किसी तरह मनोबल तोड़ने का आर्मी का, लेकिन इन्हें मालूम होना चाहिए ये कितनी भी कोशिश कर ले देश के आर्मी का मनोबल तोड़ने का, आर्मी हमारी जिस तरह से सख्ती से निपटती है ऐसी चीज़ को, और ख़ास कर जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो उस वक्त अलग अलग टिप्पणियाँ की, और उस टिप्पणियों की वजह से पाकिस्तान ने कई बार उसका इस्तेमाल किया यूनाइटेड नेशन में। लेकिन आज पूरे देश और देश की जनता देख रही है कि राहुल गांधी और उनकी स्ट्रैटेजी है कि देश की आर्मी को कमज़ोर करो और कहीं ना कहीं दुश्मन मुल्क की आर्मी को मजबूत करो। सर, जिस तरह से सबूत मांगे गए कई सारे लोगों ने, चाहे वो राहुल गांधी हों, दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, अब जब वीडियो आया तो उन्होंने बताया किस तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री उस समय थर थर काँप रहे थे, तो उसके बाद इन लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, जब अभिनंदन जी को वापस किया, ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला था, और इसलिए था कि भारत का जो दबाव था और जो डर था पाकिस्तान के पूरे पार्लियामेंट में, जब ये गूंज उठी कि कितने सारे लोगों को ठोक दिया है हमारी आर्मी ने, नस्त नाबूद कर दिया टेरर कैंप को, तो वो थर्रा गए, काँप गए, और ऐसे में उन्होंने डिसाइड किया कि जल्दी से जल्दी इनको वापस करो, नहीं तो एक और स्ट्राइक होगा। पाकिस्तानी सांसद के बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। संबित ने ट्वीट किया और लिखा कि राहुल जी, आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे ना, जरा देखिए मोदी जी का क्या खौफ है। पाकिस्तान में सरदार अयाज सादिक बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में की पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था, कहीं भारत अटैक ना कर दे। समझे, यानी सीधे सीधे तौर पर संबित पात्रा यहां राहुल गांधी को घेरते हुए, न सिर्फ संबित पात्रा, इससे पहले जेपी नड्डा का भी बकायदा एक ट्वीट आया और लगातार घेरने की कोशिश यहां पर हुई है। और शेष नारायण जी, अब एक मुद्दा मिल गया है दरअसल, और देखिए रणदीप सुरजेवाला जब पलटवार कर रहे हैं तो उसको बिहार से उन्होंने जोड़ भी दिया कि बिहार में हार मिल रही है, इसलिए इस तरीके के बयान आ रहे हैं। तो ये तो है ही है, बिहार में चूंकि नीतीश कुमार कमजोर पड़ रहे हैं, तो अब वहां पे एनडीए का सहारा केवल नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर ही अगर इनको कुछ सीटें मिलेंगी, जो भी सीटें मिलेंगी उसमें नीतीश कुमार का योगदान नहीं, वो नेगेटिव है, वो सब नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी से मिलेंगी। तो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में जो अच्छाइयां हैं उसको वो हाईलाइट करेंगे। वहां पे बालाकोट में जो स्ट्राइक है, अभिनंदन को वापस लाना जो है, ये सब नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं, और उसमें भारत का निश्चित रूप से सीना बुलंद हुआ था। और अब कांग्रेस की कोशिश ये रहेगी कि जो वहां के लोकल मुद्दे हैं वहां से हटे रहने दें, रोजगार के मुद्दे, बेकारी के मुद्दे, कोविड के दौरान मजदूरों की परेशानी के मुद्दे वो करेंगे। तो ये तो इन लोगों का काम है, सियासतदानों का। हमारा तो जो काम है, अब उसको जो हम देख रहे हैं, तो हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी रास्ता इस वक्त नीतीश कुमार और विकासशील इंसान पार्टी और क्या नाम उसका, माननीय मांझी जी के पास कुछ नहीं है। बीजेपी के नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को जितना ही महिमा मंडित करेंगे उतना ही उनको फायदा होगा, वरना बाकी चीज उनके नेगेटिव में जा रही है। और कांग्रेस की कोशिश, सुरजेवाला के बयान में आपने देखा कि उन्होंने जो मुद्दा है कि राहुल गांधी ने क्यों उस वक्त उल्टी सीधी बात की थी, फौज पे सवालिया निशान उठाया था, उसको एकदम सीधा सीधा स्कर्ट करके राहुल गांधी बेचारे भी क्योंकि ट्विटर पे बैठे रहते हैं। हाँ, लेकिन देखिए संदीप, भले रणदीप सुरजेवाला ने इसको जोड़ जरूर दिया बिहार चुनावों से, लेकिन अगर बीजेपी जोड़ने पे आई तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर बीजेपी इसको गिनाएगी कि देखिए पाकिस्तान डरा हुआ था, और ये बात खुद वहां के सांसद कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब तक जितना भी चुनाव प्रचार हुआ और उसमें जो है
पाकिस्तान का जिक्र जो है वो बिल्कुल आखिरी दौर पे आया, लेकिन अब जो है पहला फेज़ हो चुका है। अब आने वाले समय में जितनी भी रैलीज़ होंगी, अब ये पाकिस्तान का ये फैक्टर किस तरीके से अपोजिशन, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी सरकार के किए गए कदमों पर जो है सवाल उठाती रही है, सरकार ने किस तरीके से पाकिस्तान को कॉर्नर किया, काउंटर किया, उसके बारे में बताएगी। तो अब ज़मीनी मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी रैली में हो सकता है कि हवा होते नज़र आएंगे, और यही एक बड़ा मुद्दा है जो कि जो है सीधे तौर पर इस आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। बयानबाजी से आप साफ हो गया है जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस के पक्ष में रखा, और वो पुरानी सारी चीज़ें गिना दी कि किस तरीके से पीएम वहाँ गए थे, बर्थडे पे गए थे, बिना बुलाए गए थे, तो कई सारी चीज़ें। अब ये चीज़ें जो हैं अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि चुनाव रैली में ये आम हो जाए। ठीक है संदीप, रहिए आप हमारे साथ। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां की संसद में भारत का खौफ एक बार फिर से नजर आया है। पाकिस्तान की संसद में एक बार फिर एयरफोर्स में विंग कमांडर अभिनंदन का मुद्दा गूंजा, और ये साफ हो गया कि पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को भारत से डरकर मजबूरी में छोड़ा था, और इसका नर्म दिली दिखाने और दोस्ती का हाथ बढ़ाने का दिखावा कोरा झूठ था। पाकिस्तान की संसद में सांसद अयाज सादिक ने साफ साफ कहा कि अभिनंदन को पकड़ने के बाद पाकिस्तान सरकार ही नहीं, सेना भी इतनी डरी हुई थी कि उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ डर से कांप रहे थे। भारत के खौफ से थर-थर कांपा पाकिस्तान, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। भारत सरकार के डर से पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हाथ पांव फूले। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। पाकिस्तान के सांसद का संसद में कबूलनामा, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेके। मार्च 2019 का वो दिन शायद ही कोई हिंदुस्तानी भूल पाएगा, क्योंकि ये वो दिन था जब भारतीय एयरफोर्स के जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने उनके F-16 विमान गिरा देने के बावजूद पूरी इज्जत के साथ भारत को सौंप दिया था। असल में 27 फरवरी 2019 को जब पाकिस्तान के विमानों को अपनी सीमा से खदेड़कर लौट रहा एक विमान क्रैश हो गया, तो उसे चला रहे विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने कैद कर लिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने पाकिस्तान पर हुई पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर MiG-21 विमान से पाकिस्तान के F-16 विमान को गिरा देने से पैदा हुए दहला देने वाले खौफ को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। और इस बात का सबूत खुद पाकिस्तान की संसद में वहां के एक सांसद और PMLN के नेता सरदार अयाज सादिक ने दिया। अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। गौर से सुना आपने, ये वो बयान है जिसने साबित कर दिया कि विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने के बाद पाकिस्तान भारत से किस कदर डर गया था। पाकिस्तान की संसद में वहीं के सांसद अयाज सादिक ने इमरान सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ये भी बताया है कि उस समय जनरल बाजवा भारत से खासा डरे हुए थे और भारत के हमले के खौफ से उनके पैर कांप रहे थे, और शायद यही वजह है कि अभिनंदन को पाकिस्तान ने पूरी शान और शौकत के साथ भारत को लौटा दिया था। भारत का खौफ पाकिस्तान के दिल में किस कदर है, ये बात खुद सांसद अयाज सादिक ने पाकिस्तान की संसद में कबूल की। अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा,
फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। साफ है कि पाकिस्तान की सरकार ही नहीं, सेना प्रमुख भी भारत की मोदी सरकार से बुरी तरह डरे हुए थे और उन्हें आशंका थी कि अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो भारत पाकिस्तान पर कुछ ही घंटों में हमला कर देगा। जानकार भी मानते हैं कि पाकिस्तान पर भारत की तरफ से की गई सर्जिकल स्ट्राइक और फिर पाकिस्तान को हवा में खदेड़ने के बाद उसके अंदर ऐसा खौफ पैदा हो गया जिसके सामने अब पाकिस्तान कभी सर नहीं उठा पाएगा। कि पाकिस्तान की फौज को और उनकी स्टैब्लिशमेंट को मालूम है कि अब भारत को 1965 में भारत ने उनका एरिया जीता, लेकिन ताशकंद में जाके उन्होंने हाथ पांव जोड़ के उसको छुड़वा लिया। 1971 में 1 लाख के करीब फौजी यहाँ कब्जा किए गए, युद्धबंदी बनाए गए, उनको छुड़वा लिया। अब उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जो है नो नॉनसेंस प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अगर हमला करेंगे और कब्जा करेंगे लाहौर पे या खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में या सिंध में कहीं, तो छोड़ने नहीं जा रहे। इसलिए उनका डर जायज़ था और उसी डर के तहत उन्होंने ये बयान दिया, जो कि बयान प्राइवेट बयान था, पब्लिक बयान नहीं था। लेकिन अब सरदार अयाज सादिक ने उसको पब्लिक में कर दिया है और बात आ गई है। इस विंग कमांडर अभिनंदन के पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत को तेवर दिखाने शुरू किए और फिर वहीं वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लग गया, जिसके लिए उसने विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने का फैसला लिया। 28 फरवरी को पाकिस्तान की संसद में विंग कमांडर अभिनंदन को भारत लौटाने का ऐलान भी कर दिया गया। हालांकि अभिनंदन को पकड़ने के बाद पहले पाकिस्तान ने अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के उस बयान में भारत सरकार का खौफ साफ साफ झलक गया था। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। अब जो सिचुएशन आज है, हाँ मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं, क्योंकि हम ये क्लियर करना चाहते थे कि हम किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। ये नहीं कि पाकिस्तान को कोई खौफ है, कि हमें डर है या उनको कोई घबराहट है इस मुल्क में। उस वक्त पाकिस्तान ने अभिनंदन को कॉफी पिलाने जैसे कुछ वीडियो शेयर करके दुनिया भर को दिखाने की कोशिश की थी कि वो अभिनंदन की कितनी खातिरदारी कर रहे हैं और भारत से दुश्मनी के बावजूद अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन असलियत कुछ और ही थी, जिसके बारे में भी अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि किस तरह पाकिस्तान भारत के डर से थर-थर कांप रहा था और भारत की सरकार के दबाव में आकर उसे मजबूरन अभिनंदन को छोड़ना पड़ा था। पाकिस्तान की संसद का ये वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका नहीं छोड़ा और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट करके राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा, राहुल जी, आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे ना, जरा देखिए मोदी जी का क्या खौफ है पाकिस्तान में। सरदार अयाज सादिक बोल रहे हैं पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था, कहीं भारत अटैक ना कर दे, समझे। पाकिस्तान के भारत में आतंक फैलाने के मंसूबों को पस्त करने के लिए पिछले साल फरवरी 2019 में भारत ने बालाकोट में आतंकी कैंप पर स्ट्राइक किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट भारत में हमले के लिए भेजे थे। इसके जवाब में विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 लेकर उड़ान भरी थी। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। इस दौरान वो पाकिस्तान के विमान का पीछा करते हुए सीमा पार चले गए थे और उन्हें पकड़ लिया गया था, लेकिन भारत के सख्त रुख ने पाकिस्तान को अभिनंदन वर्धमान को सही सलामत भारत भेजने पर मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान के कबूलनामे पर उस समय के वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने कहा था कि भारतीय फौज की उस समय आक्रामक नीति थी और इसी वजह से पाकिस्तान के सांसद का ऐसा बयान आया है। तो जब अभिनंदन इजेक्ट कर गया, हमें पता चल गया कि वो ये सेफली इजेक्टेड, तो उस टाइम मैंने उनको बोला था कि हम आहूजा को वापस नहीं ला पाए, पर अभिनंदन को लेके आएंगे। जैसे आपको पता है कि आहूजा भी इजेक्ट किया था सक्सेसफुली, पर उसको ग्राउंड पे स्मॉल आर्म्स फायर से उसको मार दिया गया।
तो उस पर जो प्रेशर बना है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑन पाकिस्तान, वो डिप्लोमेटिक है, वो पॉलिटिकल है, पर मिलिट्री पोस्चर जो था, हमारा मिलिट्री पोस्चर जो था, लेकिन फौज किस तरह से बैठी हुई थी, वो ऐसे उनको लग रहा होगा कि अभी इमीडिएटली स्ट्राइक करेगी। और जो उन्होंने 27 फरवरी को हमले किए थे वो नाकाम रहे थे, पर अगर सपोज गॉड फॉरबिड वो सक्सेसफुल हो जाते तो हमारे पास इतनी क्षमता थी कि उनके जो फॉरवर्ड ब्रिगेड्स हैं उनको हम उनको हम खत्म कर देते। यानी शेष नारायण जी, देखिए BS धनोआ ये कह रहे हैं कि भारतीय फौज उस समय बहुत आक्रामक उसकी नीति थी और इसी वजह से पाकिस्तान के सांसद ने ऐसा बयान दिया है। हाँ, तो भारत की फौज तो हमेशा तैयार है, हमारी आर्म फोर्सेस हमेशा तैयार हैं, और वो अगर जरा सा भी गड़बड़ होगा तो करेंगे। और पाकिस्तान के तो जितने भी वेटरन्स हैं, ये लोग तो नए हैं, 71 की लड़ाई इन लोगों ने देखी नहीं है, जनरल बाजवा 78 में कमीशन हुए हैं। इसके पहले के लोगों को मालूम, पहले इनको मालूम है 71 में, मैं तुम्हें बताऊंगी बड़ी दिलचस्प बात, इनके पास एक गाजी हुआ करता था, पनडुब्बी, वो कराची से चल के और वो इनको मुगालता था कि बंबई में हमला कर देंगे, हमें रास्तों में उसको मार दिया, उसको उसी चितड़े उखाड़ दिया अंदर में समुद्र में। तो ये इनको हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज में कोई, अभी तुम्हारे पहले, इसके पहले एक जर्नलिस्ट बैठे थे पाकिस्तानी, कह रहे थे कि हम न्यूक्लियर वारफेयर ही करेंगे और कोई रास्ता हमारे पास नहीं। न्यूक्लियर वारफेयर तुम करोगे काम तो वहीं पे उसको दफन कर देंगे हमारी फौज। जहां तुम्हारा रखा हुआ है हथियार, यहाँ हमारे इंटेलिजेंस को सब कुछ मालूम है। जब तुम्हारे लोग वहां पहुंचेंगे जब नहा धो के, तब तक तो हम उसको दफन कर चुके होगी हमारी हिंदुस्तानी फौज। तो ये सब बहुत क्लियर मामला है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच फौज की कोई जोड़ नहीं है। 4 लड़ाइयों में ये बात साबित हो चुकी है बार बार कि तुम खदेड़े ही जाओगे। मैंने अभी आपको बताया था जनरल परवेज मुशर्रफ की बात, वो जूनियर अफसर थे, सेकंड लेफ्टिनेंट थे और पैदल ही भागे थे, पैदल भागे और तब जाके वहाँ कौन सा गांव था, वहां पे इन्होंने कहा भाई हम तो सिर्फ फौजी हैं, हमको हमारी जान बचाओ। तो ये हालत है। इसलिए जो वहां पे दहशत होती है कि अगर भाई मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री हो तब तो कोई बात नहीं, वो हर तरह के लोग उसमें, हर कलर के लोग होते हैं, वो एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री ऐसा बैठा हुआ है जो कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना उनके एजेंडा में है, तो बंटवारे को ही नहीं मंजूर करती वो पार्टी जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वो तो पाकिस्तान, संदीप, यानी यहाँ ये महत्वपूर्ण ये है कि पाकिस्तान भी ये समझ रहा है कि जो कुर्सी में भारत में बैठे हैं वो थोड़ी भी गलती अगर पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए शायद थरथर कांप रहे थे और अभिनंदन को छोड़ा गया है। बिल्कुल अर्पिता, जिस तरीके से अभी सच्चाई सामने आ रही है, जाहिर सी बात है कि ये बातें जो है उस वक्त हुई थी, और अब चूंकि PMLN जो है लगातार दबाव बना रही है, और आप देखिए कि सीधे तौर पर जो है किसको जो है निशाना बनाया गया, वो बनाया गया जनरल बाजवा को, यानी कि जिन्होंने हाल ही में कराची में जिस तरीके की स्थितियां हुई, सेना और जो है लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन आमने सामने हुआ, तो इसके चलते जो है अब और दबाव बनाने के लिए अब सच्चाई बाहर निकल कर आ रही है। भारतीय सेना हमेशा से तैयार है, भारतीय सेना किसी भी वक्त जो है, हालांकि हम लोग कभी बताते नहीं हैं, सेना कभी ये नहीं बोलती कि हम ये ऑपरेशन कर सकते, ये नहीं, सेना को टास्क दिया जाता है जिसके लिए उनको ट्रेन किया जाता है, और इस टास्क को मिलते ही वो उन सारे जो लोकेशंस हैं उनको वो आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ये इससे पहले जब उरी में हमला हुआ उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की हमने 6 से 7 जगह घुस के जो है हम लोगों ने आतंकियों को ढेर किया। उसके बाद पाकिस्तान को इस बात का डर ज़रूर था कि हो सकता है कि पुलवामा के बाद जो है ये लोग फिर से इस तरीके की स्ट्राइक करें, लेकिन उसको कतई यकीन नहीं था कि भारतीय वायुसेना जो है इस बार जो है जाके और वहाँ पे जो आतंकी शिविरों को ख़त्म करेगी। और शायद यही वजह है कि मोबिलाइजेशन जो है वो उस वक्त LOC की तरफ बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने बढ़ाया था। यानी 14 तारीख को जो पुलवामा में अटैक हुआ तब से लेकर 28 तारीख तक के बीच में बहुत बड़ी जो है डिप्लॉयमेंट वहाँ पे की गई थी। लेकिन चूंकि ये एक स्ट्रेटेजिक इशू था और स्ट्रेटेजी देखते हुए जो है पूरी तरीके से हमारा जो पैकेज वहाँ गया मिराज का था, उसमें सुखोई भी थे, कई सारे और उन्नत एयरक्राफ्ट थे, वो जाके जो है उन्होंने वहाँ पे जाके उस जगह को स्ट्राइक किया। तो भारत में पूरी कैपेबिलिटी है, भारत किसी भी ऐसा नहीं है कि अभी सिचुएशन है तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं। हम लोग भी जो है काफ़ी लंबे समय से प्लान करते हैं, हमारी लोकल इंटेलिजेंस से लेकर ह्यूमन इंटेलिजेंस से लेकर जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है, हर चीज़ को हर दिन असेस किया जाता है। मूवमेंट अगर कोई होती है
तो भी असेस किया जाता है। तो हम तो पूरी तरह तैयार हैं पाकिस्तान को किसी भी वक्त जो है हम लोग ये पूरी संदेश जो है वो पाकिस्तान भी समझ रहा है कि भारत पूरी तरीके से तैयार है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक और अहम खबर, उसकी भी जानकारी जल्दी से दे दें। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए ने आज जम्मू कश्मीर और दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए ने दिल्ली और जम्मू कश्मीर में चल रहे 6 एनजीओ के 9 दफ्तरों पर एक साथ छापे मारे हैं, जिनमें दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन जफरुल इस्लाम का जामिया नगर का एनजीओ भी शामिल है। एनआईए को इन सभी एनजीओ पर समाज सेवा की आड़ में राष्ट्र विरोधी और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का शक है। और यही नहीं, इन एनजीओ से जुड़े लोगों के लश्कर और हिज़्ब जैसे आतंकी संगठनों से भी संबंध होने की आशंका जताई जा रही है। और इतना ही नहीं, खबर यह भी कि इन सभी एनजीओ को हवाला के जरिए विदेशों से पैसा भेजा जा रहा है। तो 2 जगहों पर देखिए छापेमारी, श्रीनगर में एनआईए के छापे मारे गए, वहीं दिल्ली में भी एनआईए की तरफ से छापेमारी हुई है। और कई कनेक्शन लगातार इससे जुड़कर सामने आ रहे हैं कि क्या हिज़्ब और लश्कर से भी संबंध हो सकते थे, क्या फंडिंग होती थी, तमाम सवाल जिसकी जांच अब आगे होगी। उधर राजस्थान के अजमेर के रहने वाले अरुण अरोड़ा ने इजराइल की हाइड्रोपोनिक तकनीक के इस्तेमाल से अपने घर की छत पर ही खेती की शुरुआत की है। और खास बात यह है कि हाइड्रोपोनिक खेती में बिना मिट्टी के ही पौधे उगाए जाते हैं। बागवानी का शौक रखने वाले अरुण अरोड़ा ने अपने घर की छत पर ही खेती की शुरुआत की और इसके लिए उन्होंने इजराइल की हाइड्रोपोनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक में पौधे उगाने के लिए ना तो मिट्टी का इस्तेमाल होता है और ना ही खाद का, बल्कि सूखे नारियल के छिलके के बुरादे को खाद और मिट्टी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे कोकोपिट कहा जाता है और इसमें पानी का इस्तेमाल भी बेहद कम होता है। ये प्लांट्स लगाए हुए हैं अपने यहाँ पे, ये पाइप्स हैं सारे, पाइप के अंदर सिर्फ पानी में मैंने ये प्लांट्स लगाए हैं। ये ग्लास में पाइप, इसके अंदर आप देखेंगे सिर्फ पानी चल रहा है इसमें। हाइड्रोपोनिक तकनीक की मदद से अरुण अरोड़ा ने अपने मकान की छत पर बैगन, टमाटर, शिमला मिर्च और भिंडी जैसी कई सब्जियां उगाई हैं। ये वही हाइड्रोपोनिक टेक्निक पे ही है और इसमें ये ऊपर भिंडी ये लगी हुई है, ये पौधे पूरे बड़े हो रहे हैं इसमें। हाइड्रोपोनिक तकनीक के जरिए फसल उगाने में पानी का इस्तेमाल तो कम होता ही है, बल्कि इसमें लागत भी बेहद कम आती है। और आज की एक अच्छी खबर, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल गिफ्टिंग हैप्पीनेस डेज फिर लौट आए हैं और आप भी अपने अपनों को खुशियों की सौगात दे सकते हैं। बड़े ब्रांड पर बड़ी डील, देखते हैं आज की बड़ी डील्स कौन सी हैं। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल खुशियां गिफ्टिंग डेज शुरू हो रहे हैं आज से। अपनों को गिफ्ट करें खुशियां लेटेस्ट फैशन, स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। ये हैं आज की टॉप डील्स। Redmi Note 9 अब 10,999 रुपए में। बोट रॉकर्स 255 स्पोर्ट्स वायरलेस हेडफोन्स अब सिर्फ 999 रुपए में। टॉप फैशन ब्रांड्स पर 70% तक की छूट। OnePlus Nord 5G की कीमत 27,999 रुपए से शुरू। Amazon Echo और Fire TV पर 50% तक की छूट। चॉकलेट, स्वीट्स और गिफ्ट हैम्पर्स पर 40% तक की छूट। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल खुशियां गिफ्टिंग डेज लाइव नाउ। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।